नमस्कार विद्यार्थियों। हम बात कर रहे थे अध्याय 15 जिसका नाम है आनुवंशिक अभियांत्रिकी। इसमें लास्ट जो टॉपिक अपना चल रहा था वो जो क्लोनित जीन है उन क्लोनित जीनों का विश्लेषण की विधियां पढ़ी। पहले तो हमने पहली थी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरी ब्लोटिंग तकनीक, तीसरी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। तो दो विधियां इसकी बच गई, उनकी इस वीडियो में हम बात करेंगे। चौथी विधि है क्लोनित जीन है उनके विश्लेषण की चौथी विधि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा इसके बारे में हमने बताया था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। जैसे हम आधार कार्ड बनवाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के फिंगर, जो अंगुलियों की छाप है, वो प्रत्येक व्यक्ति की क्या है, अलग अलग है। वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति का जो डीएनए है उसकी छाप भी अलग अलग होती है। इसकी खोज किसने की? एलेक जेफरीज। क्या किया जाता है इसमें? डीएनए को सबसे पहले छोटे खंडों में बांटा जाता है। किसकी सहायता से? रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से छोटे खंडों में तोड़ लिया। उसके बाद में जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि थी उसके द्वारा उन डीएनए टुकड़ों को, खंडों को बैंड के रूप में आकार के आधार पर अलग अलग आकार के जो अलग अलग साइज के जो डीएनए हैं तो उनको बोलते हैं बैंड। तो बैंड के रूप में उनको अलग कर लिया। अलग करने के बाद में जो सदर्न ब्लोटिंग तकनीक है उसके बारे में हमने बताया कि तीन जो उसके टाइप है, सदर्न, एक दूसरा बताया था हमने नदर्न, और एक तीसरा बताया था वेस्टर्न ब्लोटिंग। ये पिछले वीडियो में हम बात कर चुके। तो सदर्न ब्लोटिंग तकनीक है, उसके द्वारा उसका एक्सरे प्लेट पर या यूवी प्रकाश की सहायता से उनको उद्भासित, मतलब उनको छाप लिया जाता है। ठीक है। और वो जो छाप है उस छाप को हम क्या कहेंगे? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए की संरचना के बारे में कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पर आपने पढ़ा कि डीएनए में जो उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारक है, डीएनए में क्या उपस्थित होते हैं? नाइट्रोजनी क्षारक, प्यूरिन, पिरिमिडीन, ये आपको ध्यान होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। ये जो नाइट्रोजनी क्षारक है उनका विशिष्ट अनुक्रम होता है और इस विशिष्ट अनुक्रम के कारण एक कोई व्यक्ति विशेष है उसको पृथक रूप से पहचाना जा सकता है डीएनए के आधार पर। दूसरा बिंदु, एक व्यक्ति का जो डीएनए की छाप है, चाहे वो किसी भी कोशिका से लिया गया हो, चाहे वो बाल है, नाखून है, रक्त है, कोई भी कोशिका से डीएनए लिया गया हो, परंतु एक ही व्यक्ति की यदि हम बात कर रहे हैं तो किसी भी कोशिका से ले चाहे डीएनए को, उसकी छाप सदैव कैसी आएगी? एक जैसी आएगी। ठीक है। तो एक व्यक्ति के डीएनए की छाप सदैव एक जैसी होती है, चाहे वो शरीर के किसी भी अंग की कोशिका से लिया गया हो। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो विधि है, तकनीक है, उसका उपयोग एक तो पैतृकता का निर्धारण करने में, मतलब किसी संतान है उसके माता पिता कौन है, वास्तविक माता पिता कौन है उसके, तो उसके निर्धारण में किसी बच्चे के माता पिता का पता लगाना। दूसरा इसका उपयोग बताया हमने आनुवांशिक रोग, जैसे हीमोफीलिया रोग है, ठीक है,
उस रोग का पहले ही पता कर लेना, शिशु के जन्म लेने से पहले ही पता कर लेना, तो वो भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक से किया जा सकता है। अपराध विज्ञान में जैसे बलात्कार या हत्या जैसे कोई अपराध है, उनमें जिस अभियुक्त पर शक होता है उस अभियुक्त का डीएनए लेकर के, और जो घटना स्थल पर कुछ साक्ष्य मिला है, चाहे वो बाल हो, नाखून हो, कोई त्वचा का भाग हो, वीर्य हो, तो किसी भी भाग से डीएनए बना करके, डीएनए की छाप बना करके, और जो जिस भी व्यक्ति पर शक है उससे मिलान किया जाता है, तो उससे अभियुक्त की पहचान हो सकती है। तो ये 4 विधि हुई। टॉपिक है अपना क्लोनित जीनों के विश्लेषण की विधियां। 5वीं विधि है प्रतिबंध खंड लंबाई बहुरूपिता चित्रण। तो ये मैपिंग है किसकी? रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये शॉर्ट फॉर्म है RFLP। RFLP का ये पूरा नाम है। परिभाषा क्या होगी? जब कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ये एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, विभिन्न प्रभेदों या संबंधित जातियों के जीनोमिक डीएनए खंड काटता है। जब कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है, वो किसी प्रजाति के विभिन्न प्रभेद होते हैं या उससे संबंधित कोई जाति है, उसके जीनोमिक जो डीएनए खंड हैं उनको काटने का कार्य करता है। तो ये जो काटने की विधि है उसी को क्या बोलते हैं? RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये बनता कैसे है? सबसे पहले इस विधि में संबंधित जातियों का डीएनए है उसको पृथक करेंगे, फिर उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम उसके द्वारा पाचित करेंगे। ठीक है, पाचित करके एक जो विधि बताई थी हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके द्वारा उसको पृथक कर लेंगे। किनको? डीएनए को। अब ये जो पृथक हो गए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक से उसके बैंड बन गए डीएनए के, तो जो बैंड बन गए उन डीएनए बैंड को किस पर रखेंगे? नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पर, नाइट्रोसेल्यूलोज की जो झिल्ली है उस पर रखेंगे। उस पर रखने के बाद फिल्टर पेपर को, कौन सा? नाइट्रोसेल्यूलोज वाला, उस फिल्टर पेपर को रेडियो चिन्हित प्रोब पर रखा जाता है। प्रोब क्या थे? जो डीएनए, पूरक डीएनए है या पूरक आरएनए है, उनको पहचानने वाले, उनको क्या बोलते हैं? प्रोब। और अंत में फिर इनका क्या बना लेता है? ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा इनको ज्ञात कर लिया जाता है। तो पहले तो क्या किया? डीएनए को पृथक किया, फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो एंजाइम है उससे उसको पाचित करके और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि से पृथक कर लेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या बन जाएंगे? डीएनए के बैंड। उनको नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली पर, जो बैंड बने नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली पर स्थानांतरित कर देंगे और फिर फिल्टर पेपर को रेडियो चिन्हित प्रोब पर रख देंगे और फिर उनका ऑटो रेडियोग्राफी, मतलब जो उनका मानचित्र है वो बना लेंगे। और वो जो मानचित्र बनेगा वही क्या है? RFLP। उपयोग क्या है इनके? RFLP का क्या उपयोग है? विभिन्न जाति हैं या प्रभेद हैं उनके आपसी संबंध का निर्धारण करने में। मात्रात्मक लक्षण है, कोई लक्षण है उसकी जीन संरचना और उसका कार्य है वो ज्ञात करने में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, उस तकनीक में भी इसका उपयोग होता है।
और ये जो विधि RFLP इसके द्वारा मक्का, चावल, गेहूँ इन कई पादपों के RFLP मानचित्र तैयार किए जा चुके हैं। तो ये उपयोग हो गई। तो ये जो पूरा कार्य हम पढ़ रहे थे कि भाई DNA है उसमें किसी विजातीय DNA है उसको जोड़ रहे हैं, तो जो नया DNA बना वो कौन सा DNA बना? पुनर्योगज DNA। तो ये जो पुनर्योगज DNA तकनीक है, उस तकनीक की क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या क्या उसके वैज्ञानिकों ने मानव से संबंधित या पादपों से संबंधित जो नए नए प्रयोग या खोज की हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जो जैव प्रौद्योगिकी है उसकी सहायता से चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में कई उपलब्धियां प्राप्त की गई है। फसली पौधे व पालतू पशुओं की, फसली पौधों की किस्में और पशुओं के लिए शब्द काम में लेते हैं नस्ल। तो फसली पौधों की किस्में और पालतू पशुओं की नस्लें हैं, उनमें सुधार किया जा सकता है पुनर्योगज DNA तकनीक द्वारा। ठीक है, तो ये दो मुख्य बिंदु तो ये हुए। इनके अलावा कुछ प्रयोग, कुछ उपलब्धियां जो वैज्ञानिकों ने प्राप्त की वो ये उपलब्धियां हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है कि जो वायुमंडल में मुक्त नाइट्रोजन है उसको पादप सीधे तौर पर ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो उसको उसके यौगिकों में बदलना। तो उसके लिए एक जीन है जिसको बोलते हैं निफ जीन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक एक जीन है, उस जीन को क्या कहते हैं? निफ जीन। तो उस निफ जीन की क्लोनिंग पुनर्योगज जो DNA प्रौद्योगिकी है उसके द्वारा उसको बनाया गया, क्लोनिंग की गई है। ऐसे ही आनुवंशिक रोग है हीमोफीलिया, उसके भी जीन की क्लोनिंग की गई है। हेपेटाइटिस विषाणु है, उसके भी जीन की क्लोनिंग की गई है। मानव वृद्धि हार्मोन और इंसुलिन, जैसे इंसुलिन का बताया था हमने, ह्यूमुलिन, कृत्रिम जो इंसुलिन है मानव निर्मित वो है ह्यूमुलिन। तो मानव वृद्धि हार्मोन और इंसुलिन जो हार्मोन है उनके जीन की भी क्लोनिंग की गई है। तो ये सब जो जीन की क्लोनिंग हो रही है उससे क्या है, हम उसको कृत्रिम रूप से बना सकते हैं और कोई जो उससे संबंधित बीमारी है, रोग है, उसके उपचार में प्रयोग कर सकते हैं। मानव जीनोम परियोजना, ये एक बड़ा टॉपिक है जो अपने सिलेबस में नहीं है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मानव शरीर में कितने जीन हैं, उनका क्या कार्य है, ये शायद कक्षा 11 में हमने पढ़ा है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो उन सब जीनों का कार्य ज्ञात करना, जीनों के बारे में पता लगाना, तो वो परियोजना है मानव जीनोम परियोजना। ऐसे ही प्रतिजैविक पेनिसिलिन है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, उसका भी निर्माण करने के लिए एक जो जीन है पेनिसिलिन जी एसाइलेस, इस जीन की क्या की गई है? क्लोनिंग की गई है। मतलब इस जीन से ये एंटीबायोटिक बनता है, तो इस जीन की हम क्या कर लें? क्लोनिंग कर लें और फिर उससे ये एंटीबायोटिक बना लें। ठीक है, तो ये अपने लास्ट टॉपिक था पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी की उपलब्धियाँ। इसी के साथ अपना जो ये 15वां चैप्टर है उसका दी एंड है। तो आप समय पर होमवर्क करें और थोड़ा पढ़ते रहें, क्योंकि अभी जो महामारी चल रही है उसका वृद्धि का जो दर है दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो अभी कोई संभावना नहीं है कि ऑफलाइन क्लासें हो पाएंगी। इसलिए आप थोड़ा सा सीरियस हो जाएं
और थोड़ा थोड़ा भी करके यदि करेंगे तो आप इसको कवर कर पाएंगे। धन्यवाद।